प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जैसा कि आप इस मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस मोबाइल स्क्रीन पर हम कृषि प्रदेशों का अध्ययन करेंगे कि भारत में कौन कौन से कृषि प्रदेश हैं मुख्यतः और वो कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन्स में हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों कि सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कृषि प्रदेश क्या हैं और उनको किन किन विद्वानों ने उनका सीमांकन किया है। तो सामान्यतः कृषि प्रदेश जो होते हैं कि माना कि एक प्रदेश है, उसमें एक जैसी कृषि हो और एक जैसा लगभग श्रम हो, किसानों की आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी हो। तो इसका मतलब ये है कि फसल को लेकर हो अथवा श्रम को लेकर हो या सिंचाई पद्धति को लेकर हो, तो वहाँ की तकनीक के विषय को लेकर हो कि परंपरागत है, आधुनिक है, आदि विषयों को ध्यान में रख कर ये तय हो कि लगभग उस एरिया में या उस क्षेत्र में वो सभी जो तरीके हैं या प्रकार हैं वो एक जैसे ही हैं। तो वो हम उसको कृषि प्रदेश में और एक पर्टिकुलर कृषि प्रदेश में और बांट सकते हैं। तो इसी प्रकार जो कृषि प्रदेशों का जो निर्धारण है वो कृषि की दशाएं, कृषि दशा, कृषि दशा, फसल उत्पादन में समरूपता कि कित कौन कौन सी फसल है उत्पादित हो रही है, इसमें समरूपता, उत्पादन विधि, विधि कि या तो आप परंपरागत तरीके से या उन्नत बीज या रासायनिक फर्टिलाइजर डाल करके आदि के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो विशिष्ट क्षेत्र बनता है वो कृषि प्रदेश कहलाता है। भारत में भौगोलिक विभिन्नता के कारण कृषिगत फसलों एवं कृषि उत्पादन विधियों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण अलग अलग विद्वानों ने भारत के कृषि प्रदेशों का विभाजन किया है। तो कृषि प्रदेशों के सीमांकन में जो विद्वानों ने कृषि की समरूपता जो अभी आपको बताई थी, विविध फसल, फसल संयोजन, फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, तो ये मुख्यतः कि फसल के साथ और पशुओं का भी और साहचर्य होता है। फसल और पशु कौन कौन से पशु उस विशिष्ट क्षेत्र में और पालित किए जाते हैं, उसमें पूंजी का इस्तेमाल कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। श्रम, श्रम की समरूप विधि जो मैंने अभी बताई थी आपको, उत्पादन विधि, उपयोग, फसलों का उपयोग क्या है, वो व्यापारिक है अथवा खाद्यान्न के रूप में ही इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें यंत्रीकरण कितना होता है कृषि में, कृषि यंत्रीकरण, तो आदि जो कारक हैं वो समरूपता इनमें यदि है एक विशिष्ट क्षेत्र में तो वो कृषि प्रदेश कहलाएगा। तो एक विद्वान था डॉक्टर रंधावा, और डॉक्टर रंधावा ने और इस प्रकार के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया। तो इनकी जो पुस्तक थी, सर्वप्रथम अपनी पुस्तक का नाम था एग्री कल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने और इस प्रकार के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया है जो प्रादेशिक भिन्नता, फसल उत्पादन विशेषता एवं पशुपालन के आधार पर भारत को 5 कृषि प्रदेशों में बांटती है। तो हम पहला देख रहे हैं, इसमें इस मानचित्र में आप देख रहे होंगे कि इस मानचित्र में शीतोष्ण हिमालय, उत्तरी शुष्क गेहूँ उत्पादक क्षेत्र, पूर्वी तट चावल उत्पादक क्षेत्र, मलाबार नारियल और मोटा अनाज, इस प्रकार ये 5 कृषि उत्पादक क्षेत्र इसमें कृषि प्रदेश बांटे हैं। अब आप इस मानचित्र में आप देख रहे हैं कि आप देखें कि इस मानचित्र में जो पहला आपको दिख रहा है कि शीतोष्ण हिमालय प्रदेश, ये आपका शीतोष्ण हिमालय प्रदेश ये भी है और ये इधर वाला भी है। इसके 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, पश्चिमी, ये पूर्वी। इसी प्रकार आप दूसरा देखें कि उत्तरी शुष्क गेहूँ उत्पादक क्षेत्र। अब इस प्रकार की शेडिंग को देखें आप कि किस प्रकार है कि उत्तरी शुष्क जो ये क्षेत्र है वो आपका 2 नंबर का है। इसके बाद आप 3 नंबर का देखें, पूर्वी तर
चावल उत्पादक क्षेत्र है। और पूर्वी तट में ये पूरा हिस्सा आप देख सकते हो, ये पूर्वी तट 3 नंबर का क्षेत्र। इसके बाद आप देखेंगे कि मलाबार नारियल उत्पादक क्षेत्र, ये मलाबार जो क्षेत्र है ये नारियल उत्पादक क्षेत्र है 4 नंबर। इसके बाद आप देखेंगे अंतिम मोटा अनाज, जो कि ये बीच में है, मोटा अनाज 5 नंबर का जो क्षेत्र है। इस प्रकार रंधावा ने और 5 कृषि प्रदेशों में पूरे भारत के जो स्थल भाग है, जो कृषि प्रदेश का भाग है, उसको बांटा है। अब आप एक एक कृषि प्रदेश का अध्ययन करेंगे। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय यानी हिमालय प्रदेश। इसके अंतर्गत उत्तरी हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो सम्मिलित किया जाता है। ये पूरा उत्तरी हिमालय का जो क्षेत्र है ये सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ पर जो मुख्य जो फसल है वो आप देख रहे हैं, जो हमने फसलों में पढ़ा था इस क्षेत्र में कि मुख्य फसल कौन कौन सी हैं। उनमें आप देखिए चाय एक मुख्य फसल है जो कि इस एरिया में ज़्यादातर होती है। असम वाले और दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, इधर देहरादून या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा आदि में चावल इस क्षेत्र में ज़्यादा होता है कि तराई क्षेत्र में पूरा चावल होता है। इसके बाद फल भी बहुत होते हैं, जैसे सेब है आदि जो फल हैं अन्य वो हिमाचल और हिमालय रीजन्स में होते हैं। आलू, इसके बाद मक्का, ये कुछ मुख्य फसलें हैं जो उत्तरी हिमालय क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंधीय हिमालय क्षेत्र में बोई जाती हैं। लेकिन थोड़ी सी इसमें भौगोलिक विविधता है और इसी भौगोलिक विविधता के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। और पहला जो हम ले रहे हैं वो है पूर्वी हिमालय जो क्षेत्र है। ये पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पूर्वी हिमालय। अब आप देखिए इसमें यहाँ पर वर्षा पश्चिम हिमालय की तुलना में अधिक होती है और वर्षा की बात करें तो लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इससे भी अधिक होती है कहीं कहीं जगह तो। और मुख्य जो क्षेत्र हैं आप यहाँ देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर, फिर इसके बाद इधर नीचे आ जाते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं पूर्वी हिमालय के अंतर्गत। दूसरी तरफ हम पश्चिमी हिमालय देखें तो आप पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है वो ये आता है पश्चिमी हिमालय। और पश्चिमी हिमालय यहाँ इस क्षेत्र की जो जलवायु है भूमध्य सागरीय के समरूप है और यहाँ पर मुख्यतः जो उत्पादन होता है वो आप नाशपाती, बादाम, आलू, इन फसलों का मुख्यतः उत्पादन होता है। और इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि जो मुख्य क्षेत्र हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये मुख्य है भौगोलिक रीजन है। तो इस पहले जो कृषि प्रदेश है जो डॉक्टर रंधावा ने वर्गीकृत किया है शीतोष्ण हिमालय प्रदेश, इसके बाद हम दूसरा कृषि प्रदेश लेते हैं और वो है उत्तरी शुष्क गेहूँ उत्पादक प्रदेश। आप इसमें आप देखिए यहाँ पर ये उत्तरी शुष्क गेहूँ उत्पादक क्षेत्र है। ये आपको जो दिख रहा है उत्तरी शुष्क गेहूँ उत्पादक क्षेत्र, जिसमें आप देख सकते हो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यानी कि वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आपका वेस्ट ही पश्चिमी हम मध्य प्रदेश बोलेंगे, एमपी बोलेंगे, और आपका गुजरात, ये मुख्यतः ये बहुत बड़ा रीजन है। और आप इसमें पाएंगे कि जो इसकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो मुख्यतः वर्षा की बात करें तो लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ जो फसलें हैं मुख्यतः जैसे कि हमने गेहूं के नाम पर और इसका नामकरण किया है कि उत्तरी शुष्क गेहूं उत्पादक क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए इस रीजन का नाम हमने गेहूं के नाम पर किया है। इसके अतिरिक्त गेहूं के अतिरिक्त मक्का, कपास, क्योंकि काली मृदा का क्षेत्र भी है, इसमें गन्ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है और पंजाब हरियाणा भी है, तो कपास गन्ना भी होते हैं, चावल भी होता है।
और इस प्रकार और अभी क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये जो रीजन है वो उत्तरी शुष्क गेहूँ उत्पादक क्षेत्र का है। तीसरा हम लेते हैं कि पूर्वी चावल उत्पादक क्षेत्र। आप जो ये इस मानचित्र में ये देख रहे हैं कि पूर्वी चावल उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो आप इस ढंग से देखें। अब मैं इसे को और इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है वो पूर्वी चावल उत्पादक क्षेत्र है। ये अब आप इसमें रीजन से देखेंगे या भौगोल, आप इधर उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ये यूपी का हिस्सा है, ये बिहार का हिस्सा है। इसके बाद आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल है, ये असम है, नीचे आप त्रिपुरा देखेंगे, इसमें ये झारखंड देखेंगे, ये उड़ीसा देखेंगे, छत्तीसगढ़, ये एमपी का पूर्वी हिस्सा। इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। और इसके बाद दक्षिण में देखते हैं तो नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश और इसके ऊपर तेलंगाना, इसके बाद दक्षिण में और तमिलनाडु। ये एक बड़ा भारी विस्तृत क्षेत्र और पूर्वी तर चावल उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये जो पूर्वी तर चावल उत्पादक प्रदेश है। अब इसकी जो भौगोलिक दशाएं हम देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक ही होती है और जिसके कारण आर्द्रता अधिक रहती है। दूसरी वजह ये भी है कि इधर बहुत सारी नदियों के द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों में और डेल्टाई क्षेत्र बनाए हैं या मैदानी क्षेत्र बनाए हैं। इधर ब्रह्मपुत्र का नदी का मैदान है और उत्तर में गंगा और इसकी सहायक नदियों का मैदान है। तो इस वजह से ये क्षेत्र उपजाऊ है, मृदा में पानी की अधिकता है और सिंचाई सुविधा है। इसके कारण यहाँ पर जो फसलें हैं उनमें ज़्यादातर चावल उत्पादन किया जाता है और इसी आधार पर इसमें चावल शब्द आया है, क्योंकि चावल रीजन के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। लेकिन चावल के अतिरिक्त जूट और गन्ना, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे चाय और अन्य गौड़ फसलें भी यहाँ पर बोई जाती हैं। और इसके बाद हम चलते हैं एक अन्य फसल को, और वो है दक्षिण में मोटे अनाज की फसलें। आप इस मानचित्र में देख रहे होंगे कि आपको ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये मोटे अनाज के उत्पादन का रीजन है, जो कि तटवर्ती दोनों तरफ से तटवर्ती हिस्सों को छोड़ते हुए है। इसमें आप देखेंगे जैसा कि इस मानचित्र में दिख रहा है कि इधर मध्य प्रदेश का हिस्सा है, एमपी, इधर महाराष्ट्र का हिस्सा है, इधर आपका देखेंगे तो तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश भी है, इधर कर्नाटक का हिस्सा है और इधर दक्षिण में तमिलनाडु और केरल का हिस्सा है। अब इसमें जो मुख्य फसलें हैं वो मोटे अनाज को लेकर हैं। मोटे अनाज को लेकर तो आप देखेंगे मोटा अनाज में यहाँ पर ज्वार, बाजरा, रागी, कपास, मूंगफली, क्योंकि इसमें आंध्र में, कर्नाटक में, गुजरात में मूंगफली काफ़ी पैदा की जाती है। ये मुख्य यहाँ की जो विशेषता है मृदा की वो काली और लाल लेटेराइट है, क्योंकि काली मृदा मुख्यतः इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में काली मृदा मिलती है और आप इसमें आप काली मृदा देखने को मिलती है यहाँ इसमें दक्कन के पठार में। इसके अतिरिक्त लाल, पीली और लेटेराइट, क्योंकि दक्षिण में अधिक वर्षा के कारण और लेटेराइट प्रकार की मृदा का भी विस्तार है। ये जो प्रदेश है इसमें इसके जो ज़िले हैं अथवा राज्य हैं वो मैंने अभी आपको बता दिए थे। अब अंतिम जो डॉक्टर रंधावा ने जो माना है वो है मलाबार नारियल उत्पादक क्षेत्र। आप इसमें देखेंगे मलाबार नारियल उत्पादक क्षेत्र में कि यहाँ आप का ये मलाबार नारियल उत्पादक क्षेत्र से है और इस शेडिंग को हम देखते हैं कि ये शेडिंग यहाँ पर है। तो आप इस क्षेत्र में देखेंगे कि इसकी विशेषता जो है वो पश्चिमी तट की तरफ है और वो 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्ति वाला क्षेत्र है, क्योंकि मानसून इधर से आते हैं और पश्चिमी घाट से टकरा करके और पश्चिम की तरफ ही वर्षा कर देते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जो वर्ष भर आर्द्रता है वो बहुत अधिक रहती है और वर्षा भी बहुत अधिक होती है, वर्षा भी अधिक और आर्द्रता भी बहुत अधिक होती है। और इस कारण यहाँ की जो फसलें हैं वो ज़्यादातर मसाले वाली फसलें हैं और इसके अतिरिक्त नारियल,
इसमें आप देखेंगे एक शब्द आया है नारियल। नारियल के नाम से ये प्रदेश का नामकरण हुआ है। नारियल और काजू, इसके बाद रबर, इलायची, इलायची, ये कुछ इलायची की पहाड़ी भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। और ये केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इनका जो तटवर्ती हिस्सा है वो इसके दायरे में आता है। अब हम डॉक्टर रंधावा ने जो वर्गीकरण किया है उसमें हम ये देखेंगे कि फसलों के नाम पर इन्होंने और ये वर्गीकरण किया है ज़्यादातर, और 3 वर्गीकरण तो फसलों के नाम पर ही हैं। उत्तरी शुष्क में गेहूँ शब्द है, फिर आप पूर्वी तर में चावल शब्द है, और मलाबार में नारियल शब्द है। तो ये तीनों फसलों के आधार पर मुख्यतः विभाजन है। तो इस प्रकार डॉक्टर रंधावा ने और भारत भूमि का और विभिन्न क्षेत्रों में जो मिलने वाली फसलें हैं उनमें जो समरूपता है कृषि तकनीक में, पूंजी में, विभिन्न विधियों में, आवास व्यवस्था में, उनके जीवन स्तर में जो समरूपता है उसके आधार पर और वर्गीकरण किया है। इस प्रकार का वर्गीकरण और भारत के भूगोल में एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। आज इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।